अस्सलाम वालेकुम। हमारे जिस्म का एक एक ऑर्गन इस महारत से खुदकार निज़ाम के तहत काम करता है कि हमारी अक्ल दंग रह जाती है। हमारे जिस्म में कई सिस्टम्स एक ही वक्त में काम करते हैं, जिनमें से एक अहम सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, और आज हम इसी सिस्टम पर बात करेंगे। खाना खाने से लेकर इसके हजम होने तक के तमाम प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। आइए आज आपको हमारे जिस्म में डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ मालूमात फराहम करते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कई ऑर्गन्स और ग्लैंड से मिलकर बना है, जो खाना खाने के बाद इसे हजम करने यानी डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, हमारा जिस्म इसे बारीक ज़र्रात में तब्दील कर देता है ताकि इसे हजम करने में आसानी हो और वेस्ट मटेरियल अखराज भी किया जा सके। मुंह से लेकर अखराज तक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़्यादातर ऑर्गन्स एक ट्यूब की शक्ल में होते हैं, जिनमें खाना सफ़र करते हुए डाइजेशन के मुख्तलिफ अमल तय करता है। हमारे मुंह से लेकर अखराज तक एक लंबी बल खाती हुई ट्यूब हमारे खाने को मुख्तलिफ तरह के अमल से गुजारती है, जिसके दौरान हमारा खाना हजम हो जाता है और वेस्ट मटेरियल जिस्म से अलग हो जाता है। चंद और ऑर्गन्स भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा हैं, जो डाइजेशन के दौरान मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स का अखराज करके डाइजेशन को पूरा करने में मदद देते हैं और इस अमल को मजीद आसान बना देते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस मुंह से शुरू होता है। हम खाना खाते हुए इसे मुंह में चबा चबा कर छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं। इस अमल में हमारे मुंह में पाए जाने वाले थूक के ग्लैंड्स हमारी मदद करते हैं। थूक में शामिल अज़्ज़ा हमारे खाने को चबाने में मदद देते हैं और हमारा खाना पहले से छोटे टुकड़ों में तब्दील होकर मजीद अमल से गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। खाना मुंह में चबाए जाने के बाद जिस नाली में दाखिल होता है, इसे एसोफेगस कहते हैं। यहाँ यूं समझ लीजिए कि खाने को मुंह से मैदे तक ले जाने वाले रास्ते को एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस एक लंबी ट्यूब होती है, जिसकी अंदरूनी दीवार में मौजूद मसल्स की यकसा हरकत खाने को नीचे मैदे तक ले जाने में हेल्पफुल साबित होती है। जैसे ही खाना मैदे में पहुंचता है, मैदा मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स खारिज करता है। इसमें सबसे तेज केमिकल को गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं। ये केमिकल खुराक को मजीद छोटे ज़र्रात में तब्दील करने में हमारी मदद करते हैं। मैदे में केमिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में दाखिल हो जाता है। छोटी आंत के पहले हिस्से को ड्यूडेनम कहते हैं और दूसरे हिस्से को जोजेनम और आखिरी हिस्से को इलियम कहा जाता है। छोटी आंत में निज़ाम हजम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे अज़ा से भी मुख्तलिफ एंजाइम्स शामिल हो जाते हैं। ये एंजाइम्स छोटी आंत की अंदरूनी दीवार से निकलकर खुराक में जज़ब हो जाते हैं
और खाने को मजीद बारीक ज़र्रात में तब्दील कर देते हैं। छोटी आंत के बाद खाना बड़ी आंत में शामिल हो जाता है। बड़ी आंत में हजम के अमल के दौरान खाने में से पानी और सोडियम की तरह का एक केमिकल जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं अलग हो जाते हैं। बड़ी आंत के पहले हिस्से को सीकम कहते हैं जो कि अपेंडिक्स से जुड़ा होता है। बड़ी आंत में मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया खुराक को हजम करने में हमारी मदद देते हैं। इसके बाद खाना बड़ी आंत में से एक नाली में से जिगजैग तरीके से गुजरता हुआ नाली की आखिर तक पहुंच जाता है। अमल के आखिरी हिस्से में पूरे अमल के बाद बच जाने वाला वेस्ट मटेरियल रेक्टम नामी हिस्से में तब तक के लिए जमा हो जाता है जब तक इखराज के रास्ते, जिससे एनस कहा जाता है, उसके जरिए से जिस्म से बाहर न निकल जाए। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। सेल के बारे में तो आप सब कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। सेल सबसे छोटा लिविंग यूनिट है। जहाँ पर भी ज़िंदगी की बात होती है सेल का जिक्र ज़रूर आता है। सेल दिखने में कैसा होता है, सेल की कंपोजिशन क्या है, तो चलिए बात करते हैं हम इन सब पॉइंट्स पर। यूकैरियोटिक सेल्स जानवरों में मौजूद सेल को कहते हैं। हमारे जिस्म में भी यूकैरियोटिक सेल्स ही मौजूद हैं। यूकैरियोटिक सेल्स उन सेल्स को कहते हैं जिनके अंदर एक क्लियर न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं। एक्चुअली ऑर्गेनल सेल्स के अंदर मौजूद छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो सेल के अंदर वर्कर्स की हैसियत से काम करते हैं। हर ऑर्गेनल एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करती है। डबल मेम्ब्रेनस का मतलब है कि इन ऑर्गेनल्स के गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। मेम्ब्रेन्स प्रोटेक्टिव लेयर का काम भी करती हैं, यानी ऑर्गेनल की हिफाजत करती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के गिर्द एक एक्सटर्नल लेयर भी मौजूद है जिसे सेल मेम्ब्रेन या सेल बाउंड्री कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन स्पेसिफिक केमिकल्स को अंदर आने की इजाज़त देती है और स्पेसिफिक केमिकल्स को सेल से बाहर जाने की इजाज़त देती है। सेल के अंदर सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल में सबसे इम्पोर्टेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत से चैनल्स पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनेल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर मौजूद प्रोटीन्स बनाता है। इन प्रोटीन्स को या तो साइटोप्लाज्म में स्टोर कर लिया जाता है या सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स के अंदर मौजूद डिफरेंट टाइप की ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। इसी तरह गोल्जी अपरेटस भी एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। गोल्जी अपरेटस सैक्स पर मुश्तमिल है जिन्हें सिस्टर नाई कहते हैं। गोल्जी अपरेटस का काम सेल सिक्रीशन है। गोल्जी अपरेटस सेल्स में मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स को सिक्रीट करता है। इन सिक्रीशंस को सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तीसरी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल जो सेल में मौजूद है वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम के अंदर बहुत से केमिकल्स और एंजाइम्स मौजूद हैं जिन्हें वो वेसिकल्स की शक्ल में कन्वर्ट करता है। इसी तरह चौथी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल पेरोक्सीसोम है। पेरोक्सीसोम का फंक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एक केमिकल है इसे डिकम्पोज करना है। ग्लाइऑक्सीसोम भी एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ग्लाइऑक्सीसोम का वर्क ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को कैरी ऑन करना है। इसी तरह अब हम बात करते हैं वैक्यूल की जो एक सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। वैक्यूल्स का काम सेल को प्रोटेक्ट करना है। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स टर्गर प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद उन ऑर्गेनेल्स की जो कि डबल मेम्ब्रेनस हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे हमारी बॉडी में दिमाग बॉडी के सारे डिस्कशंस लेता है, इसी तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस हर तरह की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस ही मैसेजेस भेजता है तो ऑर्गेनेल्स अपना काम शुरू करती हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस, आरएनए, डीएनए वगैरह मौजूद हैं। इसी तरह दूसरा अहम डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल की सारी एनर्जी बनाता है। ये एनर्जी एटीपी की शक्ल में होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में लोब्यूल्स यानी कर्व्स मौजूद हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। प्लास्टिड्स भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स में शामिल हैं। प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट शामिल हैं। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। इसी सेल के अंदर 3 तरह के साइटोस्केलेटन्स मौजूद हैं जिनका नाम माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट है। इनका ओवरऑल फंक्शन सेल की शेप मेंटेन रखना है और सेल की प्रोटेक्शन है। तो ये था यूकैरियोटिक सेल्स का ब्रीफ व्यू। अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद ऑर्गेनेल्स का डिटेल स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।